वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। आज की वीडियो में हम मिल्टन के बारे में इन शॉर्ट पढ़ेंगे क्योंकि जॉन मिल्टन जो है वो केवीएस, एलटी और एनवीएस में आने वाले इम्पोर्टेंट राइटर्स में से एक हैं। साथ ही अगर आप बीए और एमए में इंग्लिश सब्जेक्ट लेते हैं तो एज अ कंटेम्प्रेरी राइटर आपको जॉन मिल्टन को पढ़ना पड़ता है। तो इसमें आपको जॉन मिल्टन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है शॉर्ट में। अगर आप मिल्टन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मिल्टन के हमारे बायोग्राफी के वीडियोस देखिए जिसमें इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन। सो जॉन मिल्टन का जो जन्म है वो 1608 में हुआ था, लंदन में हुआ था। डाइड ऑफ गाउट इन 1674। गठिया रोग के कारण उनकी मृत्यु हुई 1674 में। बरिड एट सेंट गाइल्स क्रिपल गेट लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और उनको दफनाया गया था लंदन में सेंट गाइल्स क्रिपल गेट। ओके, उनके फादर का नाम जॉन मिल्टन था। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है, कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन ही था जो कि एक स्क्राइबनर या नोटरी थे। मदर का नाम सारा जेफरे था। ओके, निकनेम लेडी ऑफ क्राइस्ट। जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट नाम से जाना जाता था क्योंकि जो उनका अपीयरेंस था वो दिखने में एक गोरे चिट्टे मतलब फेयर कलर था। कॉम्प्लेक्शन उनका बहुत फेयर था और उनके लंबे बाल थे, हेयर ब्राउन कलर के थे, तो इसलिए अपीयरेंस जो है उनका एक बहुत ही चार्मिंग था। दैट इज वाई उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट बोला जाता था। वो प्योरिटन थे। अब प्योरिटन कौन होते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। सो इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स हु वर कमिटेड टू प्योरिफाइंग द चर्च ऑफ इंग्लैंड बाय एलिमिनेटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कैथोलिसिज्म फ्रॉम रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो आपको पता ही होगा जो क्रिश्चियन धर्म है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक्स में। सो प्योरिटन वो इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स होते थे जो कि कैथोलिकवाद से धार्मिक जो धार्मिक प्रथाएं होती हैं उन सभी पहलुओं को समाप्त करके जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था उसे प्योरीफाई करना चाहते थे। यानी कि इनके विचार बिल्कुल कैथलिक लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे और ये चाहते थे कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसको वो प्योरीफाई करें और जो कैथोलिसिज्म की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको समाप्त किया जाए। Okay. He was not pleased with the medieval scholastic curriculum that still existed at Christ College. जैसे कि हम जानते ही हैं कि क्राइस्ट कॉलेज में जॉन मिल्टन पढ़े भी हैं, तो क्राइस्ट कॉलेज में वे जो medieval scholastic curriculum था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। This displeasure caused him to become involved in frequent disputes, including some with his tutor William Chappell. तो ये जो चीज उनको पसंद नहीं आई थी कि उन्हें करिकुलम पसंद नहीं आया था, मेडिवल स्कॉलिस्टिक था, और जिसके कारण वो कुछ डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व हुए, कुछ झगड़ों में इन्वॉल्व हुए और कुछ समय के लिए रस्टिगेट भी हुए। और वो झगड़े उनके ट्यूटर विलियम चैपल से हुए थे करिकुलम को लेकर के। In 1626, perhaps because of conflict with one of his tutors, William Chappell, he was rusticated or suspended for a brief period. So 1626 में क्योंकि उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए वन ऑफ हिज ट्यूटर्स विलियम चैपल के साथ, तो इसलिए उनको रेस्टिगेट या सस्पेंड किया गया एक शॉर्ट पीरियड के लिए। Received his BA in 1629, तो 1629 में उन्होंने अपनी बीए की ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो रिसीव करी थी और 1632 में उनका एमए जो है वो कंप्लीट हो गया था। क्लोज फ्रेंड देओडाटी, उनके क्लोज फ्रेंड का नाम देओडाटी था। आफ्टर लिविंग सेंट पॉल्स द टू यंग मैन वुड राइट ईच अदर इन लैटिन। सो जब उन्होंने सेंट पॉल लीव कर दिया था उसके बाद दोनों ने ही, यानी कि जॉन मिल्टन और देओडाटी ने, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के फ्रेंड थे, एक दूसरे के बारे में लैटिन भाषा में लिखा। Through his friendship with Deodati, he came into with many of the foreign residents of London. तो जब उनकी फ्रेंडशिप हुई देओडाटी से तो कई लंदन के जो फॉरेन रेजिडेंट्स थे वे उनके संपर्क में आए। He wrote many Latin verse and prolusion at Cambridge. उन्होंने बहुत सारे लैटिन भाषा में वर्स लिखे यानी कि पद्य लिखे और कैम्ब्रिज में उन्होंने प्रोल्यूजन्स भी लिखे। अब ये प्रोल्यूजन्स क्या होते हैं? जो प्रोल्यूजन्स हैं वो स्पीच होती है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बनाई हुई होती है। तो प्रोल्यूजन्स आर पब्लिक स्पीच मेड बाय स्टूडेंट्स। तो उन्होंने वो भी कैम्ब्रिज में लिखे। Married Mary Powell in 1642, the foreign resident of London.
सो आप जानते ही हैं कि जॉन मिल्टन की जो लाइफ है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। उनकी 3 वाइफ थी। तो सबसे पहली वाइफ का नाम मैरी पॉवल था, जिनसे उन्होंने मैरिज 1642 में की। रॉट मास्क ऑफ कॉमर्स इन 1634। उन्होंने मास्क ऑफ कॉमर्स 1634 में लिखा था, जो कि उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो वर्क है। इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। तो ये मास्क जो है वो उन्होंने कॉमर्स लिखा था। In 1637, he wrote Lycidas, a monody on the death of his college friend एडवर्ड किंग। 1637 में उन्होंने लिसिडस लिखा था, जो कि एक मोनोडी, एक शोक गीत था, और वो उन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की मौत पर लिखा था। लिसिडस जो है वो उनका लास्ट हॉर्शन पोएम भी है, यानी कि हॉर्शन पीरियड में मैंने आपको बताया था उनका लिटरेरी करियर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो उनका फर्स्ट पीरियड था उसे हॉर्शन पीरियड माना जाता था, जो 1632 से 37 तक था। तो 37 में लिसिडस लिखी गई थी, ये उनका लास्ट हॉर्शन पोएम था। उसके बाद जो पीरियड आया वो उनका कंट्रोवर्जियल पीरियड था, जिसमें उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्जियल पैम्फलेट्स और सोनेट्स लिखे। और थर्ड पीरियड जो है उनकी लाइफ का 1660 से 1674 का, वो ओल्ड और एज अ ब्लाइंड पोएट था, और वो सबसे सक्सेसफुल पीरियड था, जिसमें उन्होंने बहुत ही अपने मैग्नम ऑपस वर्क भी लिखे, पैराडाइज लॉस्ट लिखा, और बहुत ही शानदार वर्क दिए उस पीरियड में। तो उनका जो करियर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक 1632 से 1637 तक, जिसे हॉर्शन पीरियड कहा जाता है। उसके बाद 1640 से 1660 का पीरियड, जो एक कंट्रोवर्जियल पीरियड था, जिसमें उन्होंने कंट्रोवर्जियल पैम्फलेट्स लिखे, सोनेट्स लिखे। और थर्ड पीरियड एज अ ब्लाइंड पोएट, वो उनका सबसे सक्सेसफुल पीरियड था। तो ये जो लिसिडस पोएम थी वो उनका लास्ट हॉर्शन पोएम था, हॉर्शन में लिखा गया, हॉर्शन पीरियड में लिखा हुआ लास्ट वर्क था। एरियोपजीटिका, एड्रेस पार्लियामेंट फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस इन 1644। तो एरियोपजीटी का जो वर्क था वो उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस किया था, क्योंकि उस समय पर पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था कि कोई भी ऑथर या राइटर अपनी बुक पब्लिश कराने से पहले के कंटेंट को चेक कराएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो सरकार के अगेंस्ट कुछ लिख ना सके। इसलिए पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ रूल बनाया था। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा था 1644 में। In 1649, became foreign secretary to the Commonwealth। 1649 में, ये सन भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें वो एक सचिव बने थे, फॉरेन सेक्रेटरी, विदेशी सचिव बने थे टू द कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ की। लॉस्ट द साइट ऑफ वन आई इन 1650। तो 1650 में उनके एक आंख की दृष्टि चली गई थी, और तब डॉक्टर्स ने उनको ये बोला था कि वे अपनी सेहत का ध्यान दे, और साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि वे हार्ड वर्क भी कम करें, लेकिन फिर भी वे नहीं माने। उन्होंने रिफ्यूज किया इस चीज को, और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस चीज पर, और इसीलिए 1652 में वो टोटल ब्लाइंड हो गए थे। 1650 में उनकी एक आई की साइट चली गई थी, और 1652 में वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कंप्लीटली कब ब्लाइंड हुए थे जॉन मिल्टन, तो वो आपको ईयर 1652 याद रखना है। Mary Powell died in 1652 after giving birth to Deborah, the couple's third daughter। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो जॉन मिल्टन है, उनकी वाइफ मैरी पॉवल की मृत्यु हो जाती है उनकी तीसरी बच्ची को जन्म देते समय, जिसका नाम डेबोरा था। ओके। मैरिड कैथरीन वुडकॉक इन 1656। फिर उसके बाद उनकी दूसरी शादी होती है कैथरीन वुडकॉक से 1656 में। देयर मैरिज लास्टेड ओनली 15 months, लेकिन ये शादी भी उनकी 15 महीने के लिए ही चलती है। शी ऑल्सो डाइड विद इन मंथ्स ऑफ देयर चाइल्ड इन 1658। वे भी, जो उनकी सेकेंड वाइफ है, वो भी मर जाती है उनके बच्चे को बर्थ देते हुए 1658 में। उसके बाद वेडेड एलिजाबेथ मिंशुल इन 1663। तीसरी शादी उनकी एलिजाबेथ मिंशुल से होती है 1663 में। तो ये आपको एक तो उनकी वाइफ के नाम बहुत याद रखने हैं, और साथ ही उनके जो ईयर्स हैं डेथ के और जो शादी के ईयर है वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव लेवल पे इन ईयर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। कई बार नाम भी बहुत आते हैं कि उनकी सेकंड वाइफ का क्या नाम था। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एलिजाबेथ मिंशुल जो है वो सेकंड वाइफ थी। नहीं, उनकी सेकंड वाइफ का नाम कैथरीन वुडकॉक था। सो यहाँ पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन उनकी फर्स्ट वाइफ थी, कौन सेकंड, कौन थर्ड। ओके।
मैग्नम ऑपस वर्क पैराडाइज लॉस्ट इन 1667। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1667 में उन्होंने एक अपना सबसे शानदार वर्क दिया, पैराडाइज लॉस्ट। जबकि हम जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो उनका खुद का फेवरेट वर्क नहीं है। अगर उनकी नजरों में देखा जाए, जो उनका फेवरेट वर्क था उनके लिए, वो था पैराडाइज रीगेन्ड। लेकिन जो लोगों की दृष्टि से अगर देखा जाए और जो सबसे ज्यादा उनका वर्क फेमस हुआ, वो था पैराडाइज लॉस्ट। एल्मा मीटर, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। जॉन मिल्टन का एल्मा मीटर क्राइस्ट कॉलेज था, कैम्ब्रिज। अब एल्मा मीटर क्या होता है? एल्मा मीटर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है जिसमें कोई ग्रेजुएट करता है। तो अगर किसी भी ऑथर के एल्मा मीटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो किसी भी ऑथर का जो स्टडी प्लेस है वो उसका एल्मा मीटर कहलाया जाएगा। सो जॉन मिल्टन का एल्मा मीटर क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज था। ओके। ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर बाय विलियम हेले। उन्हें ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर कहा गया विलियम हेले के द्वारा। सो विलियम हेले ने बात कही थी कि वो एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर है। फर्स्ट प्लेस एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, द सेकंड अबाउट पैराडाइज लॉस्ट बाय सैमुअल जॉनसन। सो सैमुअल जॉनसन ने प्रेज किया था पैराडाइज लॉस्ट को, ये कहते हुए कि अगर हम डिजाइन को देखें तो ये फर्स्ट प्लेस प्रेफर करती है। पैराडाइज लॉस्ट के अगर हम डिजाइन को देखें तो ये फर्स्ट प्लेस प्रेफर करती है, और रिस्पेक्ट और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसे सेकंड प्लेस पर रखा जाएगा। सो इसीलिए लिखा गया फर्स्ट प्लेस एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, द सेकंड अबाउट पैराडाइज लॉस्ट बाय सैमुअल जॉनसन। ये बात सैमुअल जॉनसन ने कही थी प्रेज करते हुए पैराडाइज लॉस्ट को, कि एक ऐसी पोयम है जो फर्स्ट प्लेस प्रेफर करती है रिस्पेक्ट को देखते हुए, और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सेकंड प्लेस रखती है परफॉर्मेंस को देखते हुए। ओके। फर्स्ट प्लेस रखती है रिस्पेक्ट को देखते हुए, और परफॉर्मेंस की बात करें तो सेकंड प्लेस रखती है। ओके। सो यहाँ पर हमने जॉन मिल्टन की कुछ और भी आज नई बातों को जाना, जिसे हमने कई वीडियोस में, कई स्टेटमेंट्स ऐसे भी हैं इसमें और कई चीजें ऐसी भी हैं जिसे हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस नहीं किया है। सो आगे भी हम जो फेमस राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।